2017 में और 2022 में उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के लोग एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री के लिए वोट किए हैं, एक क्षत्रिय मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। हमारी पार्टी उस तरीके से नहीं है कि चुनाव आएगा बरसाती बैठक की तरह तो आएंगे, चिल्लाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। पूर्वांचल में लंबे समय तक माफियाइज्म को सेलिब्रेट करने का कल्चर रहा है। उसी की देन है कि यहाँ पे मुख्तार जैसे गुंडे बदमाश भी यहाँ पे पनप पाए हैं। तो उस पे आप क्या कहेंगे, और क्या ये जरूरी है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आए तभी वैकेंसी निकाली जाए? बाकी 4-5 साल युवा वेट करता रहे, जब चुनाव आएगा तब वैकेंसी 26 में निकाली जाएंगी, 27 में निकाली जाएंगी। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, व्यक्तिगत पैरवी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन एक लीडर के रूप में सामूहिक लाभ किस तरीके से पूरे मऊ जनपद को मिले, मऊ जनपद उस लाभ को पूरे अच्छे तरीके से उठा रहा है। आप अखबार वाले हैं, आप अखबार के और मीडिया के क्षेत्र से हैं, आप एक आर्टिकल, एक किस्सा आप पूजनी महाराज जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जो सरकार पे एक आरोप लगता रहता है, वो भी आज से, जब से सरकार है तभी से लग रहा है, ठाकुरवादी होने का सरकार आरोप लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि हरिशंकर तिवारी को जो कार्रवाई की गई है उससे ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा खिसक जाएगा। जो मिट्टी में मिल जाने की बात कही जाती है, वो सही में वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आपको लगता है कि बाहुबली को खत्म कर दिया गया है कि विशेष तौर पर कुछ लोग को छोड़ा भी जा रहा है? आप लोग जहां भी रहें, जरूर पॉलिटिकल, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूर फैलाने का काम करें। आप लोग अपने गांव में, अपने समाज के लिए जरूर थोड़ा योगदान दें। जैसे भी आप ही के क्षेत्र के नगर विकास मंत्री हैं श्री के शर्मा जी, वो नगर विकास मंत्री हैं, पर ये कहना गलत नहीं कि उन्हीं के क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव भाजपा प्रत्याशी हार जाते हैं। तो छात्र संघ के और छात्र संघ के नेता का सिर्फ यही काम होना चाहिए कि अगर छात्र हितों की बात है तो उन पूरी पुरजोर तरीके से विरोध भी दर्ज कराएं और मजबूती से लड़ाई लड़ें। चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और मैं आपके मंच के माध्यम से अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें। मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, दैनिक देवल आपके अखबार का नाम है, और मैं अपने कई स्पीच, आप मेरी पुरानी सुनेंगे तो मैं उसमें बोलता रहा हूं कि देश के सभी युवाओं को कम से कम सुबह 20 मिनट जरूर अखबार पढ़ने के लिए निकालना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पुत्र छात्र संघ लोकप्रिय अध्यक्ष श्री शक्ति सिंह जी, जिन्होंने पूर्वांचल के छात्रों का मान सम्मान दिल्ली में बढ़ाया ही है, साथ ही पूर्वांचल की राजनीति के तौर तरीके को दिल्ली तक पहुंचाया भी है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्या हमारे चैनल के लिए थोड़ा समय दिए हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भैया हमने पहले जिक्र किया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल पूर्वांचल की राजनीति में एक्टिव हैं और एक लोकप्रिय युवा चेहरे भी हैं। आपने वहां भी राजनीति की है, यहाँ भी राजनीति पॉलिटिक्स आपकी चल रही है। क्या आप बेसिक अंतर देखते हैं वहां के तौर तरीके में, यहाँ के तौर तरीके में? मुझको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर थे, उतना ही पॉलिटिकल अवेयरनेस पूर्वांचल के एक एक व्यक्ति के अंदर है। लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, यहाँ पे भी लोग जन समस्याओं को समझते हैं, अपने नेताओं से जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं उसको भी जानते हैं। और सभी लोग, जैसे कि विश्वविद्यालय में हम लोग तो यही मानते थे कि विश्वविद्यालय के जो छात्र होते हैं वो बहुत ही राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होते हैं, अपने हितों को लेके पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं। उसी प्रकार से पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति, मैं देश के तमाम कोने में जाता हूं, लेकिन जो पूर्वांचल के लोगों के अंदर जो सक्रियता दिखती है वो बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल तो छात्र संघ अध्यक्ष भी, चुनाव भी इस वक्त चल रहा है, उस पर भी कुछ अपील कहेंगे आप? आपकी सरकार भी है। जी, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए।
और मैं आपके मंच के माध्यम से अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि सक्रिय राजनीति से, छात्र राजनीति से, तमाम ऐसे छात्र राजनीति ने नेता दिए हैं जो देश के हित के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लगातार काम किए हैं। तो मेरा अपना मानना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चालू हो गए हैं कोविड के बाद, लेकिन कोविड के बाद से जो मुट्ठी भर महाविद्यालय थे जहाँ पे चुनाव होते थे, वहां पे भी अभी चुनाव रुके हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि हर जगह छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। पॉलिटिक्स की नर्सरी होता है छात्र संघ, और छात्र संघ एक नई दिशा पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को देने का काम करेगा। तो वैसे तो ये हमारा ये आपसे जो इंटरव्यू चल रहा है ये बेस्ड है पूर्वांचल राजनीति और आप पर दिल्ली छात्र संघ चुनाव की बात हो रही है इस टाइम। इंस्टाग्राम पे काफी वायरल भी चल रहे हैं वहाँ के अध्यक्ष महोदय रौनक जी, उनकी जो कार्यशैली है, फिर एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे उनसे उनका विवाद भी चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि वो दोनों ही प्रत्याशी मुझे लगता है आपसे परिचित होंगे, आपके छोटे भाई जैसे दोनों ही लोग होंगे, तो हम उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उनको अपनी राजनीति को टैकल करना चाहिए वहां पर? Battery please charge. दोनों लोग छात्र नेता हैं। छात्र नेता थोड़ा उग्र होते हैं, और सभी जो भी छात्र नेता हुए हैं, जो भी नेता हुए हैं, उनका सबका अपना अपना डोमेन होता है, अपना अपना पैटर्न होता है काम करने का। बस मैं यही आग्रह और सलाह देना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप लोग छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन और जो प्रशासन का जो मनमानी रवैया रहता है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न होना चाहिए। आप जो भी शिक्षकगण हैं, जो भी अध्यापक हैं, जो गुरुजन हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने का तौर तरीके में जरूर थोड़ा नरमी होनी चाहिए, लेकिन तेवर बहुत उग्र होने चाहिए। अगर छात्र हितों की कहीं बात है तो छात्र संघ के और छात्र संघ के नेता का सिर्फ यही काम होना चाहिए कि अगर छात्र हितों की बात है तो उन पूरी पुरजोर तरीके से विरोध भी दर्ज कराएं और मजबूती से लड़ाई लड़ें। ऐसे भी जब हम आपको एक युवा नेता के तौर पे देखते हैं तो सभी युवा आपको एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पे भी देखते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में ना भी होते तब भी अगर हमारी वार्तालाप आपसे हो रही होती तो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन आपके जैसे ऐसे में प्रॉपर होगा जो जिनके पास डिग्री होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी किए होते हैं, आप उन पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या रोल देखते हैं पूर्वांचल की राजनीति में? खासतौर से जो पूर्वांचल राजनीति में ऐसे कम लोग नजर आते हैं, उनका प्राइम फोकस रहता है कि अगर हम अच्छे वक्ता हैं तो हम बेहतर नेता बन सकते हैं। और जब हम आपको देखते हैं तो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। पूर्वांचल की जो मिट्टी है वो गंगा किनारे की मिट्टी है, और आप महाजनपदाज की बात ले लेंगे तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर्ड फर्टाइल भूमि है ये पूर्वांचल की मिट्टी की। पहले की सरकारें इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं तैयार कर पाई, इसलिए हमारे भाइयों को, बहनों को, हम लोग को, सब लोगों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि युवा जहां पे भी हैं पूरे देश में, दुनिया में, पूर्वांचल के युवा पूरी दुनिया में मिलेंगे। अभी मैं बाहर गया हुआ था तो यूरोप, जर्मनी में भी कुछ लोग मुझे मिले थे। आप लोग जहां भी रहें जरूर पॉलिटिकल, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूर फैलाने का काम करें। आप लोग अपने गांव में, अपने समाज के लिए जरूर थोड़ा योगदान दें, ताकि आपके साथ साथ आपका गांव, आपके परिवार के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, समाज के लोग आगे बढ़ सकें। तो सबको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी तय करनी चाहिए। जैसे भी अगर हम व्यक्तिगत आपकी बात करें तो आपके नेक्स्ट पॉलिटिकल टारगेट्स क्या हैं जिनको आप अचीव करना चाहेंगे अगले 1-2 साल में? संगठन में हम लोग सक्रिय हैं, और संगठन जो तय करेगा आगे उस पे भी काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में चुनाव में भी अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी तय करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं,
और उस तरफ भी जरूर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसे भी आपके के क्षेत्र के नगर विकास मंत्री हैं श्री के शर्मा जी, वो नगर विकास मंत्री हैं, पर ये कहना गलत नहीं कि उन्हीं के क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव भाजपा प्रत्याशी हार जाते हैं, तो कहीं नेतृत्व में कमी आ रही है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से हार जा रहे हैं? क्योंकि दोनों बातें ही, हम जब पब्लिक से बात करते हैं दोनों बातें होती हैं कि वो पब्लिक जितना जुड़ नहीं पाते हैं। आपके क्षेत्र, आपके सवाल बनेगा उतना जुड़ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो मंत्री अपने क्षेत्र में चुनाव हार जा रहे हैं उन्हीं के प्रत्याशी। मैं तो अपने मंत्री जी को इसी रूप में देखता हूँ कि भागीरथी के रूप में, और जिस प्रकार से मऊ में आप चारों तरफ चले जाइए, आप मेरे घर से आप निकलेंगे, अगर दाहिने की तरफ जाएंगे तो बढ़िया एक सुंदरीकरण हो रहा है, एक पोखरा था उसका, और पूरा लेक व्यू फ्रंट उसका बनाया जा रहा है। आप बाईं तरफ जाएंगे तो उस तरफ भी कुछ ना कुछ विकास का काम हो रहा है, और आप आजमगढ़ से मऊ की तरफ आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे किस प्रकार से विकास का और निर्माण का काम हो रहा है। और मंत्री जी का ये हमेशा से मैं उनका जो पैटर्न देखा हूं कि सामूहिक लाभ किस तरीके से मिले। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, व्यक्तिगत पैरवी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन एक लीडर के रूप में सामूहिक लाभ किस तरीके से पूरे मऊ जनपद को मिले, मऊ जनपद उस लाभ को पूरे अच्छे तरीके से उठा रहा है, एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। और नगर पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये बहुत सारी समीकरण होते हैं, बहुत सारे जातीय समीकरण है, उस पर आधारित होता है। तो उससे किसी नेतृत्व को और किसी नेता से उसको कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से अगर वो है यहाँ के नेता, पर उसको उससे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रत्याशी वैरी करता है। नहीं, वो यहाँ के नेता हैं, उनके नेतृत्व में मऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है, उनकी भी अपनी भागीदारी रही है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यहाँ पे नगर निगम का, नगर पालिका का अगर चुनाव होता है तो उसके अपने जातीय समीकरण है, उसके समीकरण है, और कहीं के भी इलेक्शंस के अपने समीकरण होते हैं। उसमें यहाँ की नगर पालिका नहीं सही तरीके से फिट कर पाई, हमारी पार्टी, हमारे संगठन उसमें 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 कहीं ना कहीं हमारे पार्टी की नेतृत्व क्षमता जनपद में कुछ कमियां रह गई होंगी जिस कारण नहीं हो पाया, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग जरूर चुनाव जीतेंगे। जैसे आपने आगामी चुनाव की बात करी भी है, अगले साल पंचायत के चुनाव भी होने हैं, फिर उसके अगले साल विधानसभा चुनाव, बड़ा चुनाव है। आप अपनी भूमिका किस प्रकार से देखते हैं? पार्टी जो आपको नेतृत्व देगी वो तो आप निर्वहन उसका करेंगे, इसको निभाएंगे, पर व्यक्तिगत रूप से अपनी क्या भूमिका देखते हैं प्रदेश स्तर पे अपने क्षेत्र में, खासतौर से इन दो चुनावों में? मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी की विचारधारा के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। लोकल इलेक्शंस में भी, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, हर जगह, हर क्षेत्र में हम चाहेंगे कि हम लोग पार्टी की विचारधारा को आम जन तक ले जा पाए, आम युवाओं तक ले जाएं, और उनको भी इस विचारधारा से जोड़ने का काम करें, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें, ताकि नगर निगम के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स का जो बेस होता है, उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। तमाम सारे युवा है ऐसे जिनको आज भी एक दिशा की आवश्यकता है, उनको हम लोग इसी दिशा में, एक राष्ट्रवादी दिशा में जोड़ने का काम करेंगे। इसी कड़ी में एक पॉलिटिकल सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। मुख्तार अंसारी आप ही के क्षेत्र के थे, और गाजीपुर मऊ उनका एक तरह से बेल्ट माना जाता था, मुसलमान वोट बैंक उनके पास था। उनके देहांत के बाद जो मुसलमान वोट बैंक है, क्या वो शिफ्ट होगा आपकी पार्टी की तरफ, या आप क्या प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कैसे अपील कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं उनकी तरफ, खास तौर से मुख्तार अंसारी के ना रहने पे? अब मुख्तार अंसारी हमेशा से, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज मुख्तार अंसारी हमेशा से एक प्रोपेगेंडा फैलाकर राजनीति करने का काम किए हैं, और आज उनके ना रहने पे मुझे पूरा विश्वास है कि
जो मुस्लिम वर्ग जो भटका हुआ था वो भी सही दिशा में सोचेगा, क्योंकि उनकी एक पीढ़ी जो है वो खप गई है मुख्तार अंसारी के पीछे चलते चलते। और मऊ के मुसलमानों के आप कल्याण की बात करेंगे तो मुझको लगता है कि वो 0 से 0.5 तक का भी सफर नहीं तय कर पाए। तब उनको अपने भविष्य की चिंता कितनी है ये उनको तय करना है। और अभी भी अगर उसी राह पे रहे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो लोग 0 से भी पीछे जाने का काम करेंगे। मतलब मोटे मोटे अगर वो भाजपा की तरफ अपना रुझान नहीं रखते हैं तो जिस राह पे चल रहे पीछे जा रहे। हाँ, मतलब जो मिट्टी में मिल जाने की बात कही जाती है वो सही में वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा कि आपने नेता की बात का समर्थन भी करते हैं। जैसे अब भाजपा से विषय सवाल रोजगार का तो आएगा ही आएगा। युवा जो तैयारी कर रहे हैं और जो विपक्ष भी है वो लगातार रोजगार पे सवाल उठाता रहता है। और तो चुनाव भी आने वाला 27 का। अब तक तो रोजगार की स्थिति कैसी रही सबने देखी है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? और क्या ये जरूरी है कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आए तभी वैकेंसी निकाली जाए? बाकी 4-5 साल युवा वेट करता रहे, जब चुनाव आएगा तब वैकेंसी 26 में निकाली जाएंगी, 27 में निकाली जाएंगी। रोजगार तो बहुत रिक्त है भैया। नहीं, रोजगार एक बड़ी बड़ी समस्या है, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन आप अगर पिछले कुछ सरकारों का, पिछले कुछ सालों का, पिछले एक डिकेड में जितनी वैकेंसीज को भरा गया है आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दशक में भी उतनी वैकेंसीज ना कभी निकली थी, ना उतनी रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई थी। आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, मुद्रा योजना मिल रही है, स्किल इंडिया चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। जाहिर सी बात है सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ तमाम सारी आज अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के पास कि वो अपने भविष्य की दिशा उसके माध्यम से तय कर सकते हैं। उसको एक सकारात्मक ढंग से उसको लिया जा सकता है और उस दिशा में अगर काम करेंगे तो पूरा विश्वास है कि आज गवर्नमेंट इतना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर चुकी है, इतना बड़ा इकोसिस्टम आज हमारे बीच में है कि कोई भी युवा अगर थोड़ा भी स्किल्ड होगा तो वो अपना रोजगार, अपनी व्यवस्था और कुछ अपने साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार भी दे पाएगा। तो इस तरीके की तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले 1 से 1.5 साल में बहुत सारे वैकेंसीज निकलने वाली हैं और बहुत सारी पूर्तियां भी होने वाली हैं। वही मेरा सवाल था कि चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं उस वजह से ही माइंडसेट होता है वो। जिस दिन हम सरकार में 2017 से आ गए, 17 से अभी तक लगातार पार्टी हमारी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, पार्टी हमेशा लोगों के लिए काम करती है। हमारी पार्टी उस तरीके से नहीं है कि चुनाव आएगा बरसाती बैठक की तरह तो आएंगे, चिल्लाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो हम लोग तो उसी मोड में काम कर रहे हैं और उसी का हिस्सा है कि जल्द ही ये सारे रिक्त स्थान भी आने वाले हैं और भरे जाएंगे। भैया आप तो देश दुनिया भर घूमते ही रहते हैं, पर खास जब पूर्वांचल से उठ के कोई बाहर जाता है, हम लोग भी कभी दिल्ली चंडीगढ़ की पढ़ाई करते थे, जब पूर्वांचल खास और नाम आता तो लोग एक बड़ा सवाल पूछते हैं, बड़ा बाहुबलियों का क्षेत्र होगा वो, बड़े बाहुबली वहां पाए जाते हैं। पर उन्हीं बाहुबलियों को टारगेट करते हैं योगी सरकार। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बाहुबलियों को तो हम खत्म ही कर देंगे कि आम जनता के लिए उनका कोई प्रभाव न रह जाए। तो आपको लगता है कि बाहुबलियों को खत्म कर दिया गया है कि विशेष तौर पर कुछ लोग को छोड़ा भी जा रहा है? देखिए, बाहुबली और माफिया में बड़ा अंतर है, मेरा जो अपना मानना है। पूर्वांचल में लंबे समय तक माफियाइज्म को सेलिब्रेट करने का कल्चर रहा है। उसी की देन है कि यहाँ पे मुख्तार जैसे गुंडे बदमाश भी यहाँ पे पनप पाए हैं। और बाहुबली का मतलब होता है कि बाहुबल का प्रयोग किस लिए करना चाहते हैं। बाहुबल का प्रयोग आप जनता को दबाने में करना चाहते हैं कि जनता को उठाने में करना चाहते हैं। जो बाहुबली जनता के हित के लिए काम कर रहा है, जनता के विकास के लिए काम कर रहा है, उसके साथ है हमारी सरकार। और जो बाहुबली
जनता के दमन के लिए काम कर रहा है, जनता को दबाने के लिए काम कर रहा है, उसके हम खिलाफ हैं। पर डिपेंड भी तो करता है कि बाहुबली कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। जब वो इलीगल होता है, आप लीगल ढंग से पैसे को अर्जित करते हैं, उसका इस्तेमाल आप खुद को बढ़ाने, अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि आपको एक रॉबिनहुड छवि बनानी होती है अपनी। जैसे मुख्तार रॉबिनहुड छवि उनके लोगों के लिए थी, पर सरकार के लोग माफिया थे, लेकिन उन्होंने धन जैसे अर्जित किया था वो गलत तरीका था। तो वो भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या उस पे सिक्योर है आप, अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, तमाम सारे ऐसे हमारे बीच में ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो अपनी आर्थिक व्यवस्था में से समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर गांव में आपको एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे, विशिष्ट लोग जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं और उनके पीछे जनता खड़ी है, उनके सम्मान में खड़ी है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हर गांव में, आपके एक एक गांव में मैं बताता हूं, जो लोग गलत काम करके पैसा अर्जित कर रहे हैं, जिसके समाज को दबाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। तो दोनों पक्ष अलग अलग है। एक पक्ष वो है कि जो कि अपनी व्यवस्था से लोगों का कल्याण के लिए काम कर रहा है, और एक पक्ष ये है कि जो जनता के पैसे को गलत तरीके से अर्जित कर रहा है और फिर उसी से जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। तो उसी तरीके से जो जनता के लिए काम कर रहा है उसके साथ हमारी सरकार है, और जो जनता के खिलाफ काम कर रहा है हम उसके खिलाफ है, हमारी सरकार उसके खिलाफ है। ये बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया इस बात का। थोड़ा मैं आपसे आपके व्यक्तिगत सवाल एक पूछना चाहूंगा। जब कोई आपके बारे में रिसर्च करता है कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो देखता है कि एक युवा चेहरा, राजनीति के सफल युवा चेहरा, नेशनल लेवल शूटर, नेशनल लेवल बॉक्सर, और कुछ करीबी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगर नहीं है, तो वो पता नहीं गलत कहते हैं कि मैं तो कहीं सुन रहा था कि आप बहुत अच्छा सिंगर भी, गाने नहीं नहीं, गाना गाने मैनेजमेंट कैसे किया आपने? गा हाँ, सब कुछ अपने को खुद को सेल्फ ग्रूमिंग एक तरह से है ये, उसको सेल्फ ग्रूमिंग ही कहेंगे। सब ऐसे चलती हैं, आज लोग कोर्स बेच रहे हैं उसके ऊपर। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर पॉलिटिक्स में जो पढ़ने लिखने वाले सबके लिए, कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? वो बड़ा ये इम्पोर्टेंट होगा, आप बताएंगे तो। मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा, दैनिक देवल आपके अखबार का नाम है, और मैं अपने कई स्पीच, आप मेरी पुरानी सुनेंगे तो मैं उसमें बोलता रहा हूं कि देश के सभी युवाओं को कम से कम सुबह 20 मिनट जरूर अखबार पढ़ने के लिए निकालना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो कल से, परसों से, जब भी ये इंटरव्यू देखें, ये अखबार पढ़ना शुरू करें, उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, और बहुत कम समय में, आने वाले 2 महीने 3 महीने में। तो मैं सभी यूथ से ये अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर न्यूज़पेपर के लिए निकालें, और उससे आपका मानसिक विकास होगा, उससे आपके दिमाग के सेल्स डेवलप होंगे और बहुत कुछ होगा। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए आजकल फिजिकल वर्कआउट को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया योगा को, फिजिकल वर्कआउट को आज एक नए वैल्यू एडिशन की तरह लाइफ में देख रही है। तो ये बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप तुरंत मोबाइल में यूट्यूब पे आप डालेंगे, तमाम सारे आपको योग गुरु, तमाम सारे फिटनेस ट्रेनर आपको मिल जाएंगे। इसको भी आप लोग अपने जीवन में जरूर ले आने का काम कीजिए। अब मैं आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगा, उसमें से पहला तो सवाल पॉलिटिकल होगा, थोड़ा जातिगत है, आप उसको टैकल करें जैसे आपकी इच्छा हो। कि जो सरकार पे एक आरोप लगता रहता है, वो भी आज से, जब से सरकार है तभी से लग रहा है, ठाकुरवादी होने का सरकार आरोप लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि हरिशंकर तिवारी पे जो कार्रवाई की गई है उससे ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा खिसक जाएगा। जब चुनाव आने वाला है तो टैकल तो सारी चीजों को करना, ओबीसी चाहे कोई भी वोट बैंक हो। अभी लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक खिसक गया था, इससे 37 सीटें निकाल लेगी समाजवादी पार्टी। तो ये जो, क्योंकि पूर्वांचल राजनीति में जाति हमेशा हावी रही है, तो इसको जब आप क्षेत्र में निकलते हैं, लोग आप भी सुनते होंगे, तो कैसे आप इसको टैकल करते हैं कि लोग कन्विंस हो जाएं? क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है तमाम सारे विपक्ष के लोग नैरेटिव सेट करना चाहेंगे। लेकिन
क्षत्रियों का इतिहास ये रहा है कि हमेशा से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आए गए हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप की आप बात कर देंगे तो उनके लिए भीलों ने और लोहारों ने भी लड़ाई लड़ी, और 2017 में और 2022 में उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के लोग एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री के लिए वोट किए हैं, एक क्षत्रिय मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। तो ये उनका विश्वास है हमारे पूजनीय महाराज जी के प्रति, और हम भी इस बात को पूरी मजबूती से कह सकते हैं कि पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने पूरे कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि किसी गरीब पिछड़े मजलूम के साथ अन्याय हो सके। आप कोई भी एक भी आप अखबार वाले हैं, आप अखबार के और मीडिया के क्षेत्र से हैं, आप एक आर्टिकल, एक किस्सा आप पूजनीय महाराज जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो बाकी लोग तो ये जनता को बरगला के जाति में बांट के राजनीति की है, ये हमेशा से जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किए हैं, और इनका काम है, इनकी बाजार इससे चल रही है। तो ये बाजार अपनी चला रहे हैं, लेकिन चलने वाली है नहीं, बिक्री बंद हो गई है, कुछ दिन में बाजार भी खत्म हो जाएगी। बस एक आखिरी सवाल करूंगा मैं आपके करियर को लेकर के। हम तो चाहेंगे कि आप पूर्वांचल राजनीति करें, आपके ऐसा युवा चेहरा आगे बढ़े तो यहाँ के लोग युवाओं का भला होगा। आपकी क्या सोच है, यहीं रह के राजनीति करने की, यहीं से चुन के विधानसभा लोकसभा जाने की, कि पार्टी कभी कहती है आइए दिल्ली तो दिल्ली भी गूंज कर जाएंगे? हम लोग दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आए हैं पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए काम करने के लिए, और जन्म भी हमारा यहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा और प्रभु का। तो हम लोग यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ के युवाओं के लिए काम करेंगे, बुजुर्गों के लिए काम करेंगे, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करेंगे, और पूर्वांचल में ही अपनी सक्रियता हर रूप से दिखाने का, करने का काम करेंगे। चलिए, आपके समर्थक सुन काफी खुश हो जाएंगे आज। थोड़ा मोड़ा डाउट रखे थे कहीं भैया चली न जाए उधर ही पार्टी कह दे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सवालों का इतना सुंदर जवाब देने के लिए। बाकी मैं पौरुष देवल अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमारे चैनल की देखते रहिए। हम भविष्य में भी आपके लिए आप ही के सवाल लेकर के आप ही के नेताओं से जुड़ेंगे और सवाल पूछने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने ही सवालों के बेहतर जवाब पा सकें। तो इसी के साथ अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।